अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ अपने अजीज़ो अकारब का और माहौल का भी ख़ास करके ख्याल रख रहे होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि जनाब अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आज हमने बच्चों के हवाले से ही बात करनी है, ख़ास करके उनकी तरबियत के बारे में। और वैसे भी हम सबको पता है कि बच्चे बहुत ही मासूम और नादान होते हैं और यही वजह है कि उन्हें जिस भी समत में लगाया जाए ना, बड़ी आसानी से उसी तरफ वो माइल हो जाते हैं या चल पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो अपना कोई तजुर्बा होता है और ना ही इतना शाऊर होता है ज़िंदगी का कि वो ख़ुद अपने लिए सही और गलत रास्ता चुन सके। बड़े ही होते हैं जो उन्हें ये सिखाते हैं और मासूम बच्चे भी बड़ों की बातों पर बिना अपनी अक्ल चलाए यकीन कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मगर हैरान कुन बात यह है कि इनमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमारी वक्त पर दी गई थोड़ी सी नसीहत या ज़रा सी अगर जो मुस्बत बात है ना, उनकी ज़िंदगी में देर पा असर पैदा कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम बच्चों को बेहतरीन आदत देने की बजाय उन्हें गलत रास्तों पर चलाते हैं। किस तरह चलाते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी कि जब वो गलत काम करें तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सही काम करने को कहें, ना कि उन्हें गलत काम से रोकना शुरू कर दें। अमूमन क्या देखने को मिलता है या कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे घरों में होती है कि हम जिस बच्चे को जो काम से रोकते हैं कि ये तुम्हारे लिए गलत काम है, बच्चा वही काम बार बार वही चीज़ जनाब ज़्यादा करता है या ज़िद करता है उसको करने के लिए। इसलिए उन्हें सिर्फ सही काम करने का कहना चाहिए, बल्कि जब वो सही काम करे ना तो उस पर कोई उन्हें इनाम देना चाहिए, अप्रिसिएशन देनी चाहिए। इस अमल को ख़ास तौर पर नफ्सियाती इल्म में पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कहते हैं, जो बच्चों को मनफी रवैये से बहुत दूर रखती है। और इसके बरक्स अगर हम उन्हें मार धाड़ से धमकाना चाहते हैं या गलत हरकत पर उनकी सरजनिश करना चाहेंगे ना, तो ये उनकी शख्सियत पर बहुत ही नेगेटिव जो इम्पैक्ट डालती है और इसे हम नेगेटिव इन्फोर्समेंट कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का जो रवैया है ना वो बेहतर होने के बजाय बिगड़ता ही जाता है। तो आपके साथ उसकी एक कम्युनिकेशन गैप भी आना शुरू हो जाता है। और हमें एक बात ये समझनी चाहिए कि बिलाशुबा हर इंसान को दो ही तरीक़ों से समझाया जा सकता है। पहला, या तो उसका इंटरेस्ट हो जिसे शौक़ कहा जाता है, और दूसरा खौफ का आलम भी होता है कि जिसकी वजह से लोग करते हैं या तो अपने शौक़ की वजह से करते हैं या खौफ की वजह से करते हैं। और इंसानी नफ्सियात भी इन्हीं दो चीज़ों को बड़े मुहर्रिक मानती है। मगर शौक़ ज़्यादा मेरे ख्याल से इम्पैक्टफुल हो सकता है या अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं जो बच्चों से अच्छे काम अच्छे तरीके से करवाती है। जबकि अगर खौफ का एक देखा जाए ना तो ये एक मनफी जज्बा कहलाता है, जिसमें बच्चा बात तो आपका मानेगा मगर उसके नतीजे में उसकी जो शख्सियत है ना उसमें एक खौफ का उसकी एक कहले के टाइप या जिसमें गुस्सा उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, इंतकाम या मुकाबले का जो जज्बा होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बात को इस तरह समझ लें कि हम एक तरफ बच्चे से ये कहें कि अगर आपने अपने कज़न से इस बात को इस तरह समझ लें कि हम एक तरफ बच्चे से ये कह रहे हो कि आपने अपने कज़न से ज़्यादा मार्क्स नहीं लेने, तो आपकी पॉकेट अगर ना लिए तो पॉकेट मनी आपकी बंद कर दी जाएगी, आपका टीवी देखना बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर दूसरी तरफ आप ये कहें कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको कोई बाइसिकल लेकर दी जाएगी, कोई गिफ्ट दिया जाएगा, कोई चॉकलेट्स दिए जाएंगे, तो आप खुद मुआवजा करें कि दोनों बातों में कौन सी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है। दूसरे तरीके से बच्चा ना सिर्फ शौक़ से मेरे ख्याल से वो स्टडी में अपना फोकस लगाएगा, बल्कि उसके दिल में किसी किस्म का कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन जो है ना वो जन्म नहीं लेगा कि ताकि उसको ये लगे कि शायद मेरे घर वाले मुझे किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब आप ये कंपैरिजन के उसमें इमोशन में आ जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं मामलात। हमारे बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो है ना कह ले कि
लैकनेस होना शुरू हो जाती है। वो अपने आप को कहते हैं कि शायद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, या फिर हमारे माँ बाप के लिए या हमारे घर वालों के लिए बाकी ज़्यादा लोग इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि वो अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो वैसे भी जब हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी आती हैं तो उनसे भी हम हमेशा यही बात करते हैं कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वो भी एक जो पॉइंट है वो सभी इस पे इत्तेफाक करते हैं कि जो आप जब अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपने ये जो कंपैरिजन करना होता है, इवन दो कि आप अपने बच्चों के अंदर भी कंपैरिजन ना करें कि हमारा एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ा, तो हम बहन भाइयों में भी जो है ना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ भाई तो तुम्हारा इतना अच्छा पढ़ा है, फ़लाँ बहन तो तुम्हारी इतनी अच्छी पढ़ी है, तुम कहाँ से आ गए हो, तुम नालायक हो, तुमसे नहीं पढ़ा जाता, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ये चीज़ तक जो है ना हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा तबाह करती है। तो ये कंपैरिजन, क्या पता आपका दूसरा बच्चा जो है वो किसी दूसरे स्किल्स में अच्छा हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसकी कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो, वो बाहर जाके लोगों के साथ PR अच्छी बनाता हो, उसके अंदर कोई और स्किल हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जो तरबियत का अमल है ना, वो कह लें कि 360 जो उसका एंगल है ना वो चेंज हो चुका है। थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें, और आज के बच्चों को आप बड़ा कर रहे हैं, तरबियत उन्हें दे रहे हैं, तो आज के माँ बाप ही आपको बनना चाहिए। अभी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शुगर से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है, यानी कि डायबिटीज़ से आगाही का दिन। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होता है। और डायबिटीज़ का आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि इस मर्ज से पैदा होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, और इससे बचाव के मुतालिक आगाही फराहम की जा सके, क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है वो मौरूसी है। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर ख़ानदान में ये मर्ज़ मौजूद है तो इससे हिफाजत और बचाव कम उम्री से ही हमें करना चाहिए। तो डायबिटीज़ दरअसल इस वक्त हमारे जिस्म में शुरू हो जाती हैं, अपने हमारे जिस्म को अपना शिकार बनाती है जब हमारे जिस्म में जो मौजूद लबलबा है वो दुरुस्त तरीके से काम करना छोड़ देता है और ज़्यादा मिक़दार में इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता है। जब ऐसा होना शुरू होता है, हमारी ग़िज़ा में मौजूद जो शुगर है वो हज़म नहीं हो पाती, और ये शुगर हमारे जिस्म में स्टोर होती जाती है, जो शुगर की बीमारी के अलावा बेशुमार अमराज पैदा करने का भी सबब बनती है। और एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर पाकिस्तानी एक साल में 26 किलो चीनी इस्तेमाल करता है। एक पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ मैं, पूरे ख़ानदान की बात नहीं कर रही, जो कि बहुत ज़्यादा है। और खैर से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया में डायबिटीज़ के मर्ज़ का शिकार अफराद के मुमालिक में 7वें नंबर पर आता है, जो कि हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे कि आज के दिन मनाने का जो मकसद क्या है, आज के दिन की थीम क्या है, किस तरह इस डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल करती जा रही है हमारी सोसाइटीज़ में। बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है, यंगस्टर्स में भी हो रही है, बड़ों बुज़ुर्गों में भी डायबिटीज़ होती जा रही है। तो इसको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या रोका जा सकता है इसको या नहीं, ये भी एक कह लें कि पेंडेमिक की सूरत बनता जा रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ एहसानुल्लाह साहब मौजूद हैं। इन स्टूडियोज़ में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। जनरल हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से भी इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, तो आज के दिन इस साल का थीम क्या है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो मनाने का सिलसिला है 14 नवंबर 14 नवंबर, तो थीम तो जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो IDF है और WHO है उनका प्रिवेंशन के ऊपर है कि प्रिवेंशन, यही आपने अभी जो बात कही कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डायबिटीज़। तो प्रिवेंशन उसको अब जो पहला नंबर है वो दिया जा चुका है। 14 नवंबर का दिन जो है ये असल में हमें याद दिलाता है सर फ्रेडरिक बेंटिंग की। तो आज ये उनकी सालगिरह का दिन है। हाँ, सर फ्रेडरिक बेंटिंग वो आदमी थे, वो पर्सन थे जिनका कि इंसानियत पे बहुत बड़ा एक एहसान है कि 1922 से पहले जो टाइप 1 डायबिटीज़ थी, जो शुगर टाइप 1 शुगर कहलाती है, जो अमूमन बच्चों में या नौजवानों में उनमें ज़्यादा होती है,
तो उनका कोई इलाज नहीं होता था कि जो कि टोटली इंसुलिन डिपेंडेंट है, कि उसमें सवाए इंसुलिन के हम कुछ नहीं और दे सकते ठीक थे। है, जिसे मौरूसी कहा जाता है, जो आपकी जी हाँ, जीन्स में आती है। जीन्स में है। ठीक है। तो उसमें ये होता था कि मरीज को सिर्फ स्टारवेशन करवाई जाती थी, ठीक है। भूखा रखा जाता था और बच्चे उसी से लेटर ऑन उनकी जो एंड है अप विद अमवात हो डेथ जाती थी। होती ठीक है। तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन दरियाफ्त की और सिंस 1922 इस ऑलमोस्ट 100 इयर्स हो गए हैं कि उन्होंने उनकी वो जो एक ये दरियाफ्त इन्वेंशन है तो वो चल रही है। तो 14 नवंबर को फिर जो एक आलमी जो शुगर का दिन है उसका दर्जा दिया गया 1991 में WHO ने और IDF ने, जो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, कि हर साल ये बनाया जाएगा। और 2006 से फिर UN ने भी इसको एक आलमी योम ज़ियावितस के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया गया। तो मकसद ये होता है कि एक अवेयरनेस इसके अंदर पैदा की जाए दोनों हवालों से, एक प्रिवेंशन के हवाले से और दूसरा जो इलाज के हवाले से, दोनों के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसका कह लें कि प्रिवेल करती जा रही है हमारी सोसाइटी में, बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पर टाइप 1 में कहूँगी, टाइप 2 भी शायद होगी, दोनों ही होगी। रेशो बहुत ज़्यादा है। पहले हम देखते थे कि 40 इयर्स अबव हम देखते थे कि अच्छा उन्हें शुगर हो गई है, हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे, अब बच्चों में भी है। इवन दो कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें भी देखने को मिल रही है। फिर जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा ये इसका रुझान पाया जा रहा है शुगर का। तो क्या वजह है, किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है इस डिजीज़ को? बिकॉज मैं तो इसको पेंडेमिक ही कहूँगी कि पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इट्स मिनास, ये एक इफरीत बन चुका है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले इसका जो ऑनसेट था वो आफ्टर 40s में जाके आता था। अब ये अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ का हमें, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो थोड़ा सा हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे यहाँ जो एथनिक ओरिजिन है, जिस जो एरिया से हम बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इवन इसी के साथ आगे चलें तो अमेरिका में भी, तो ये वो ममालिक हैं जिनके अंदर जिनियाती तौर पे, मौरूसी तौर पे डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। अच्छा, हम सारे वो लोग हैं जिनके अंदर रिस्क ऑलरेडी ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान को अभी जो रीसेंट डाटा शेयर हुआ था, तो पाकिस्तान अब 2023 की जो है डाटा के मुताबिक पाकिस्तान इज़ एट नंबर 1 विद हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज़। 30% डायबिटीज़ पाकिस्तान में हो गई है। इससे पहले मिस्र था और जो थे ये गल्फ़ के कंट्रीज़ थे वो, लेकिन पाकिस्तान इस साल 30% ऑफ डायबिटीज़ के साथ नंबर 1 पे आ गया। अगर हमारी 24 करोड़ की 23 करोड़ की आबादी है तो 6-7 करोड़ डायबिटीज़ में है, डायबिटीज़ का और ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है और उसका रेशो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, दूसरा क्योंकि ये सर्दियां हैं डॉक्टर साहब, तो ये फ़िश का सीज़न है, इसमें फ़िश क्या खा सकते हैं, या ब्रॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर के पेशेंट्स जो? जी बिल्कुल, शुगर के मरीज़ जो हैं मीट उनके लिए ज़रूरी है, प्रोटीन उनकी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। ओके। लेकिन जिस तरह किस फॉर्म में लेनी है, अब जैसे फ़िश की बात की आपने, तो फ़िश बज़ात खुद वेरी गुड, एक्सेलेंट, अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से उसे पकाया जाता है, अच्छा हमारे यहाँ तो जिस तरह से आलू गोभी भी पकाई जाती है तो अच्छी तरह भून के उसके अंदर तक, जब तक वो ऑयल और फ्राई वो डीप उसमें रच बस ना जाए उस वक्त तक हम नहीं खाते हैं। हाँ, तो फ़िश जो शोरबे वाली है या ग्रिल्ड है तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब उसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं, ऑयल अंदर चला जाता है, क्योंकि ये शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये डायरेक्टली लिंक्ड है। हाँ, ये डायरेक्टली लिंक्ड है, ये एक दूसरे को, वो उसको बढ़ाती है, वो उसको बढ़ाती है। तो वो उस जिस शक्ल में हम खा रहे हैं जो चीज़, उसका देखना अहम होता है। तो मतलब दिन में या हफ्ते में कितनी दफ़ा खा सकते हैं? अगर फ़िश खानी है या मीट का इस्तेमाल करना है तो शुगर पेशेंट्स दो दफ़ा तो ज़रूरी है, ठीक है, लेना चाहिए। आइडियली तो हम ये शुगर के पेशेंट को कहते हैं कि वो थोड़ा खाएं और बार बार खाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट्स होते हैं, जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ टाइप 1 के, वो लोग कहते हैं कि हम सब कुछ खा जाएंगे, उसके बाद इंसुलिन ले लेंगे तो हमारी शुगर जो है नॉर्मल रहेगी। ये भी एक जो अप्रोच अपनाई जाती है लोगों के अंदर कि अगर हम इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अब तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो बुरा लगेगा। तो ये एक गलत हो सकती है उनकी अप्रोच, और उनकी सेहत के लिए भी गलत साबित हो सकती है क्या? बिल्कुल, अमूमन देखा गया है कि जी शादी पे जा रहे हैं, या
बोतल पी रहे हैं, चलो जी 2 यूनिट इंसुलिन के ज़्यादा लगा लेंगे। हाँ, exactly. ये कहा जाता है कि 2 यूनिट जी मैं तो बढ़ा के लगा लेंगे। ये तो इंसुलिन की जो डिपेंडेंसी है उसको बढ़ाने वाली बात अच्छा। है। इंसुलिन का अपना जो एक साइड इफेक्ट है वो है कि वज़न बढ़ाती है, उससे थोड़ा सा वेट गेन होता है। Okay. जब हम एक तरफ से उसकी यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे, दूसरी तरफ से परहेज़ को कम करते जाएंगे, वज़न और बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस आती जाएगी, वो और शुगर पेट पे भी चर्बी कंट्रोल और नहीं वो रहेगी। कोलेस्ट्रॉल और जिगर की चर्बी और फैटी लिवर, वो इस तरह के सारे मसाइल पे लेकिन और क्या बढ़ेंगे। ऐसा मॉडिफिकेशन ला के हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में इंसुलिन डिपेंडेंट से कम हो सकते हैं, मतलब कि हमारी इंसुलिन खुद बनना शुरू हो जाए और हम जो लगाते हैं वो ना लगाई जा सके, या ऐसा प्रोसेस या ऐसी कंडीशन आती नहीं है? देखिए ये जो चीज़ है ना, ये अक्सर पेशेंट्स भी आके कहते हैं कि जी इंसुलिन का एक बहुत बड़ा फोबिया है जी। कि जी प्रिक होना है, ऐसे होना है। हमारे सबके, आपने जैसे अभी बताया भी पहले कि लबलबे में इंसुलिन बनती है, हाँ सब जी, इंसानों के जी। अंदर बनती है। अब जब वो बनना कम होती है तो हम बाहर से गोली खाते हैं ओके। कि जी वो उसको पुश करे और इंसुलिन और निकलवाए। हाँ। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो फिर बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत होती है। तो इंसुलिन से डरना नहीं है, इसको लगाने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं कि एक दफ़ा लग जाए, अच्छा। पेन के साथ लग जाए, ठीक है। ऐसे हुए, क्योंकि उस वक्त जब हम इंसुलिन डिपेंडेंसी लेबल कर देते हैं तो फिर इंसुलिन लेना ज़रूरी होता है। फिर वो आपके ज़रूरी लिए है। लाजमी हो गया है कि आपने अब वो उसको सारी ज़िंदगी लेना ही है, लेकिन तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, अच्छा मुनासिब जो ग़िज़ा है उसको अपनाने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट लें, फ़िट रहें, ताकि तमाम तर जितनी भी बीमारियां ना ये हमसे दूर भाग सकें। हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ एहसानुल्लाह साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी एंड रोबोट्स के हवाले से। अगरचे चंद साल पहले हमने देखा कि अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा अगर लें तो जितनी जिद्दत आज मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ने अपनाई है वो हैरत अंगेज़ है। और आज नित नए गैजेट्स, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस सब की जगह ले ली है, जिन्हें हम अपने तसव्वुरात में महज किसी ख्वाब से ज़्यादा नहीं समझते थे। ख़यालों की दुनिया आज हकीकत का रूप धारे हमारे सामने खड़ी है। इंसान की बनाई चीज़ें आज एक तरफ उसके लिए सहूलियात का बायस बनती हैं, तो फिर वही इंसान के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स की सूरत में ये भी हमें कह लें कि बावर कराती हैं, या ये हमें इनसिक्योरिटी में पैदा करती है कि जनाब इसके लिए सब इंसानों को नौकरी के लाले भी पड़ सकते हैं, ख़तरा बन सकती है नौकरी के हवाले से। ये तो मेरे ख्याल से तस्वीर का एक रुख था। इसमें कोई शक नहीं है कि AI जो टूल्स हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब बर्पा कर रखा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनूबी कोरिया में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिस पर मीडिया की जीनत भी बना रहा। हम बात करें जनाब जनूबी कोरिया में एक कारखाने की, जहां सब्जियों की पैकेजिंग के कारखाने में एक रोबोट ने काम के दौरान एक शख्स को ही उठाकर मशीन में डाल दिया और जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। पुलिस इस अफसोसनाक वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है कि आया मशीन गैर महफूज थी या कोई ऐसे नकाइस देखने को मिले जो ऐसे हादसात की वजह बने हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो रूनुमा हुआ है, इस जैसे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे ये जो नित नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे सामने आती हैं ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद हैं, ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, या फिर हम टेक्नोलॉजी या रोबोट से आने वाले वक्तों में कैसे मुस्बत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या इंसान के बनाए हुए रोबोट्स क्या उसकी ही नौकरी के लिए ख़तरा बन सकते हैं? आज हमने इसी पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर ऑफ डिजिटल इनोवेशन है जनाब नॉटिंघम, ट्रेंट यूनिवर्सिटी UK से उनका ताल्लुक़ है। 4 बुक्स वो पब्लिश कर चुके हैं, 300+ पब्लिकेशंस हैं उनकी। वर्क एट हुवावे है, इंटर डिजिटल इन USA में भी वो काम कर चुके हैं। तो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात
करेंगे और उनसे इस इनोवेशन के बारे में 5G आ रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, 6G के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ है क्या और ये किस तरह हमारी मईशत के लिए, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतर एक अहम रोल प्ले कर सकती है। आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो सर मुझे बताइए 5G या 4G तो हमें पता है क्या है, 5G के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है कि अब ये कन्वर्ट होना जा रहा है, फिर 6G के बारे में बात होती है। ये है क्या टेक्नोलॉजी और किस तरह ये एक वाइटल रोल प्ले कर सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर? शुक्रिया। सबसे पहले 5G को समझने के लिए बेहतर है कि हम स्टार्ट करें 1G में क्या हो रहा है, 2G में, 3G में, 4G में। हाँ, अगर आप देखें इफ स्टार्ट फ्रॉम 2001 टिल नाउ, सो हम मोस्टली जो हम फ़ोन यूज़ करते थे उसके अंदर हमारे पास डाटा होता था या हम वॉइस करते थे। तो जो 5G बिल्कुल इससे डिफरेंट है। उसके अंदर जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सिर्फ वॉइस या डाटा के साथ नहीं रहेगी। इसके अंदर हम हमारे डिफरेंट सेक्टर्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे फाइनेंस है, बैंकिंग है, हॉस्पिटल है, कार्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर हमने वॉइस और डाटा से आगे जाना है। तो आप बस एक एज अ लेमैन पर्सन के आप ये समझ लीजिए कि सो वी आर गोइंग बियॉन्ड व्हाट वी आर डूइंग नाउ सिंस फ्रॉम 1G टू 5G। तो इसके अंदर खाली हम वॉइस और डाटा नहीं होगी, इसके अंदर आप VR है, XR है, मेटावर्स, जिसके अंदर हम एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक हमारी वर्चुअल वर्ल्ड है जो अभी 5G का जस्ट आनी है। तो आप ये देखिएगा कि इसके अंदर हमने इन चीज़ों से आगे निकलना है। इसके अंदर हम खाली ये स्काइप मैसेजेस नहीं करेंगे, लेकिन हम वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर हमारी पूरी बॉडी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ्रॉम फिजिकल टू वर्चुअल वर्ल्ड। तो ये पूरी वर्ल्ड में डिप्लॉय हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान नहीं है। मुझे पता पाकिस्तान अभी स्टेम कहाँ पर है। जो हमारी जो कंपनीज हैं, यूफोन है, वारिद है, टेलीवॉर, उन्होंने डिप्लॉय किया है या नहीं किया। अच्छा। लेकिन अगेन दिस इज डिपेंड अपॉन अवर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि उनको कितना पुश कर रही हैं। लेकिन इन द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट यूरोप और UK, USA में ये डिप्लॉय 5G टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन अगर शायद साहब अगर ये आ जाती, जिस तरह आपने कहा कि पूरे बाकी ममालिक में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर, वो तो हर जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो तो पहले होते हैं ना कि उसको जाकर ट्राई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हम लोग बहुत लास्ट पे आते हैं, हम वैसे भी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर आ जाती है और हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है विद डिफरेंट मीडियम्स, तो हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिल सकता है? या फिर इंडिविजुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इससे क्या फायदा होगा? नहीं, आपको आप तो एक वो एंड यूजर हैं, आपको तो एक वो चाहिए, हाई काइंड ऑफ स्पीड चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए कि आपकी जो वॉइस हो रही है, डाटा वो आपका फास्ट चला जाए। आपको तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप VR और XR जो वर्चुअल रियलिटी अपने फ़ोन में जो भी आने वाले हैं सैमसंग के अंदर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर, आपको वो फील होगा जब आप कॉल कर पाएंगी वर्चुअलिटी। उससे आपको पता लगेगा कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा। अगर आप 4G को यूज़ करेंगी उसकी टेक्नोलॉजी पर आप शायद वॉइस वो ना कर पाएँ। लेकिन जब आप VR में XR में होगी तो उससे आपकी स्पीड को, जो आपको एंड यूज़र को ये फील होगा कि मेरा डाटा स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो एज अ जो people like us, we do a lot of work on the scientific, we feel we do a lot of टेक्नोलॉजी के साथ जो लिंक है उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर शाहिद मुझे ये बताइए कि अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, अगर पॉपुलेशन क्योंकि यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और हर कोई IT सेक्टर ही ज्वाइन करना चाह रहा है आफ्टर कोविड, बिकॉज कोविड में इसकी बहुत ज़्यादा हमने हाइप देखी है। तो इस AI, इस न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह के स्किल्स सीख कर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और उनके लिए कितना ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है कि वो इन स्किल्स को, इन नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना लर्न करें? ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में भी कहा था कोरिया में जो AI से वाक़या हुआ है, बिल्कुल। सो आई थिंक फ्यूचर आगे अब भी जो आप देखिएगा कि 5 से 10 ईयर एवरीथिंग इज़ ऑन AI, मशीन लर्निंग, AI। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर न्यू जनरेशन दैट कि वो न्यू नॉलेज ने इस एरियाज़ के अंदर, और आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशल पाकिस्तान के अंदर वो कोर्स का इसका हिस्सा बनाए। आई आल्सो विजिटेड मैनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो मैंने गया हूँ तो उन्होंने ये इस तरफ काम शुरू कर दिया है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना बेसिक नॉलेज, स्पेशली क्योंकि जो AI है उसका बेसिकली मैथमेटिक्स का बेस ग्राउंड है कि उसको उस पर उनका बेसिक नॉलेज हो, फिर उसको वो रियल लाइफ में अप्लाइड करें।
ये आपकी जो एआई है वो सिर्फ टेलीकॉम में नहीं, ये आपका फाइनेंस में हो सकती है, जैसा मीडिया में अप्लाई कर सकते हैं, हेल्थ में इसका बहुत काम हो रहा है Okay. बाहर। तो ये जो मेरे लिहाज से और बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर इसका बहुत ज़्यादा बूम है। आप ह्यूमन विल बी रिप्लेस बाय द रोबोट्स, जो आपने बताया था कोरिया में। तो वो सारा जो उनका विजन है, कंप्यूटर विजन है, लैंग्वेजेस है, वो सारा बेस कर रही है आपकी मशीन और एआई के ऊपर। लेकिन डॉक्टर शाहिद, वाकई ऐसा है, इट्स ट्रू कि जब ये सारी कन्वर्ट हो जाएंगी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सारी रोबोट्स आ जाएंगे, तो जो ह्यूमन पावर है या मैन पावर है बहुत ज़्यादा फिर कम हो जाएगी, उनकी नौकरियों को भी ख़तरा हो सकता है। जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जब अगर रोबोट्स आ जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएगी हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वाकई जो ह्यूमन पावर है उन्हें कुछ ख़तरा हो सकता है रोबोट। बिल्कुल खतरा। अभी जैसा आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो नेक्स्ट 10 to ईयर तो आप नहीं होंगी यहाँ पर, वो होगा रोबोट, तो खतरा तो है। लेकिन अभी देखें जो रोबोट बनाएंगे आर्टिफिशियल, अभी इन द एंड ये हम ही लोग होंगे। हाँ जी, exactly. तो ये हमारी जो मैन पावर जो हम करेंगे यहाँ पर इन पाकिस्तान और सम अदर वर्ल्ड, वो सारा काम करेंगे, उसका हार्डवेयर डिफाइन करेंगे, सॉफ्टवेयर। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की है। अभी हम यूरोप के अंदर हम ये सोच रहे हैं, जैसे आप लोग देते हैं टैक्स, तो ये भी देंगे टैक्सेस रोबोट्स भी? हाँ, क्योंकि वो वही काम करेंगे जो आप लोग करेंगे। तो अभी ये भी एक आइडिया है कि ये टैक्स देंगे, बैंक से लोन लेंगे, ये सारा कुछ यही करेंगे। लेकिन वो आपका बात बिल्कुल सही है कि जॉब्स तो कट होंगी, क्योंकि अभी आप चले जाएं यूएसए में या जापान में, अभी जो सर्विंग करते हैं होटल्स के अंदर वो यही कर रहे हैं, रोबोट्स ही कर रहे होते तो उन्हें काफ़ी काम कट हो गया है। अच्छा, लेकिन जिस तरह मैंने ये अब वो एक सिनेरियो इंसिडेंट आपको बताया कि कोरिया में जो हुआ है कि वो रोबोट ने पूरे बंदे को ही मशीन में डाल दिया, पेपर समझ के, वहाँ पे पैकेजिंग मशीन चल रही थी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स भी हमारे सामने आते हैं। तो ये आप इसको किसकी गलती बोलेंगे? ये ह्यूमंस की गलती हो सकती है, रोबोट्स मशीन की गलती हो सकती है, किसकी गलती? नहीं, ये तो वाकई हमारी गलती है, जिन्हें, क्योंकि हमने इनको कोड किया, हमने उनको अच्छा। एक बनाया, क्रिएट किया। लेकिन अगेन अभी हम वो शुरू में है, तो आप देखिएगा ग्रेजुअली जब टाइम पास होगा तो ये बहुत बेहतर होते जाएंगे। अब जैसे टेस्ला ने गाड़ी बनाई है जिसका वो ऑटो पायलट से चलती है, लेकिन वो सिर्फ कैलिफोर्निया में अलाउड है, बाकी किसी मुल्क में आप ऑटो पायलट नहीं, क्योंकि अभी भी उसमें काफ़ी वो फंक्शनैलिटी हैं जो अभी सही नहीं है, उसमें अभी भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं। तो अभी आप ऑटो पायलट सिर्फ कैलिफोर्निया में ही यूज़ करते हैं कि आप उसको लगा दें और वो गाड़ी खुद ब खुद चलती रहेगी। लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। मुझे पता नहीं पाकिस्तान में अगर टेस्ला कार है किसी के पास, लेकिन वो चेक कर सकता है, लेकिन वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो हिट कर सकती है। तो विद इन लाइक 5-10 ईयर आप देखिएगा तो एवरीथिंग विल बी ऑन दिस एआई। लेकिन विद इन 5 और 10 ईयर्स पाकिस्तान में आपको लगता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं? नहीं, मतलब बाकी दुनिया में तो ओवरऑल द वर्ल्ड हम तो देखते हैं कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर हो रही है, बट पाकिस्तान की अगर हम इम्पॉर्टेंटली बात करें, स्पेसिफिकली बात करें, तो यहाँ पे आ सकता है, आपको लगता है? In next 5-10 years very difficult, because again it's depend over Pakistan government that how they look into that technology. हमारे पाकिस्तान का मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप हमारे एजुकेशन सेक्टर पर बहुत कम खर्च करते हैं, फंड्स नहीं है हमारे पास, और आइडियाज़ हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो टोटल डिफरेंट हैं। तो अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो सोचती है कि हमने AI 6G या टेक्नोलॉजी पर करना, इट इज़ पॉसिबल, बट अगेन 5 to 10 ईयर इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। आई थिंक इज़ मोर देन 30 ईयर कि जो गाड़ी मैंने बताई है टेस्ला है, जो AI की रेवोल्यूशन है, वो यहाँ पर एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स लग सकते हैं कि हमारी ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो बाकी ममालिक में यूज़ हो रही है उसको पाकिस्तान हम लेकर आएँ और उसके ऊपर बात। जस्ट वांट टू ऐड वन मोर, बिकॉज पीपल लाइक मी वी हैव लॉट ऑफ आइडियाज। इट डिपेंड इफ अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे रब्ता करे यार, और मेरे जैसे काफ़ी हैं, तो we can do without any asking any money. We don't need money. We just want to serve our countries. अच्छा, नहीं तो किस तरह आप अगर आपको सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करती है, तो आप क्या पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, यंगस्टर्स के लिए क्या करेंगे यहाँ पर आकर? जो हम चीज़ें वहाँ करते हैं वो पूरा हम एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज यहाँ ले आएंगे, हमारे जो न्यू थ्रू एजुकेशन और थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड आल्सो ऑन द हैंड ऑन एक्सपीरियंस। इट्स नॉट ओनली थ्योरी हम टीच करेंगे, हम करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट इन रियल लाइफ। एंड हम आल्सो जो हमारे पास फंडिंग है वो यहाँ भी ला सकते हैं, हम ट्रांसफर नॉलेज, हमारे PhD स्टूडेंट्स आएंगे, ये वहाँ पर जाएंगे, मास्टर्स आएंगे, डिफरेंट कंपनीज, ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स डिपेंड ऑन द विजन ऑफ द आवर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट
होगी तो इसमें भी हम एक्सेल कर जाएंगे जिस तरह हम बाकी चीज़ों में एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि हमें मीनवाइल किसके ऊपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, किस फील्ड के ऊपर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि शादियों का सीज़न है और हर कोई यही चाहता है कि हम खूबसूरत नज़र आएं, हम जहाँ पर भी जाएं, किसी भी इवेंट पे जाएं तो हम दूसरों से और ख़ास तौर पर दूसरी ख़वातीन से हमारे एक तो कपड़े अच्छे हों, हमारा मेकअप अच्छे हो और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे हाथ पैर अच्छे नज़र आ रहे हों। उसके लिए आपको फिर सैलून जाना पड़ता है और सैलून में भी सबसे जो मुझे जो बहुत अच्छी सर्विसेज लगती हैं कि वो जनाब नेल्स लगवाना। आजकल वैसे भी एक्रेलिक नेल्स का इतना ज़्यादा रवाज आया हुआ है कि हर कोई चाहता है कि हम लोग जाके एक्रेलिक नेल्स करवाएं और उसमें भी इतनी ज़्यादा कह लें कि जिद्दत आ चुकी है, नई चीज़ें आती जा रही हैं। और क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह ग्रो कर जाते हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि जिनके नेल्स ग्रो नहीं करते हैं, जिनकी प्रॉब्लम होती है और वो फिर जाते हैं नेल्स लगवाने। तो क्या आजकल नया आया हुआ है नेल के अंदर, उस पर हमने आज बात करनी है। क्या क्या नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनीशा मौजूद हैं, जिनको आप हर जगह देखते भी हैं और उनका जो नेल बार उनका जो सैलून है वो भी बहुत ही चलता है, हर कोई वहाँ पर जाके नेल्स लगवा रहा होता है। तो आज हमने अनीशा से बात करनी है। अनीशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अनीशा, सबसे पहले बताइए क्या क्या आ चुका है नेल्स के अंदर? क्यों, क्या मतलब, मुझे तो पता है कि अच्छा एक्रेलिक नेल्स आए हुए हैं, अब उसके अंदर भी कोई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं? जी, आजकल 2023 एंड होने वाला है और उससे पहले जो हमारा 24 आने वाला है, उससे पहले हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है ओम्ब्रे नेल्स की। अच्छा। पहले एक्रिलिक होता था, सिंपल एक जेल लग जाता था एक्सटेंशन के ऊपर। अब ये है कि 2 कलर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। वाह वाह वाह। तो वो बहुत ज़्यादा इन जा रहा है और अब उसकी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमने एयर कलरिंग लॉन्च की है। तो आज आपके शो पे मुझे यही बताना था कि इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट्स सुपर हाई ग्लॉस। जैसे आपकी गाड़ी पेंट होती है ना एयर से एंड हाई ग्लॉस्ड, और उस तरह तो उस तरह अब आपके नेल्स होंगे, और नेल्स भी होंगे इन 2 कलर ब्लेंडिंग, इन 2 कलर्स। मतलब वाजी वाह, मतलब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। तो जब करवाएंगे हम, मैं ये चाहूँगी क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ज़्यादा चाहूँगी कि हम जो थ्रेटिकल चीज़ें हैं ना वो अपने लोगों को बताएं और प्रैक्टिकल हम बाद में करके फिर मैं इनको दिखा दूँगी कि मेरे नेल्स पे जो ना हो गया है, और फिर हम इन तक पहुँचा भी देंगे वो फुटेजेस और सारी चीज़ें। तो वो उसमें कितना टाइम लगता है जो आप कह रही हैं? एयर पॉलिशिंग है उसमें, पहले तो हम एक्सटेंशन ही आपको लगाते हैं, फिर उसके बाद एयर कलरिंग करते हैं। और आजकल जो जिस तरह आप कह रहे थे वेडिंग सीजन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि जैसे निकाह के लिए, मेहंदी के लिए जो ओम्ब्रे का इफेक्ट है, दैट इज़ वेरी सबसे ज़्यादा इन जा रहा है। जैसे आपने एक टाइम में हमारा क्लासिक फ्रेंच मैनिक्योर होता है जो आगे टिप वाइट कर देते हैं, अब ये बेस और वाइट का ब्लेंड है। So it's not a precise white मतलब line. पहले हमें डिफरेंट चीजें लगती थी। हाँ जी, 2 टोन्स लगती थी, जी, मतलब जी, नीचे वो अलग है, ऊपर से व्हाइट अलग है। व्हाइट तो अब वो थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड सा लगेगा। हाँ जी, तो इट्स द लेटेस्ट थिंग। और ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमने हर साल हम कोई नई चीज़ लॉन्च करती हूँ, मैं करती हूँ अपनी इंडस्ट्री की, जिसमें अब एयर कलरिंग है। सो दैट्स द लेटेस्ट। आप ये कहाँ से लेकर आती हैं? मतलब आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती है, मैंने कि नया साल न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू गिफ्ट देना है मैंने अपने जो कस्टमर्स हैं उन्हें। देखिए, जिस तरह नए फैशन डिज़ाइनर्स नया डिज़ाइन, नए जिस तरह आजकल अब फिर जैसे लॉन्ग शर्ट्स एंड खुले वो, तो एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू। और नेल इंडस्ट्री जो है इटसेल्फ, इट्स एन आर्ट, सो इट हैज़ नो लिमिट। और फिर ऑब्वियसली इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी मशीनरी और चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। असल में टाइम शॉर्ट करने के लिए जो अपग्रेडेशंस है ना, कि अब आप जो वर्किंग वुमेन है, मदर्स एंड शादी पे आप इतने काम वाले कपड़े पहनते हो कि नॉर्मल नेल पॉलिश खराब हो जाती है, चिप कर जाती है।
अब या ये- आपके नेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं? हाँ जी, जैसे वो जेल नेल पॉलिश है वो इसी मकसद से है कि वो स्क्रैचलेस होती है, उस पे आप छुरी भी चल जाए तो स्क्रैच नहीं वो होगा नहीं कलर। होता। वाओ। तो आजकल बल्कि 23 में हम लोगों को नॉर्मल नेल पॉलिश से हमने जेल पॉलिश पे कन्वर्ट किया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा। एंड शॉर्ट टाइम है, जितनी देर में आपका नॉर्मल नेल पॉलिश अक्सर ड्राई नहीं Dry होती होता, हाँ। तो जेल पॉलिश का ये है कि हम स्पेशल यूवी लैंप होती है उसमें सील हो जाती है। नहीं तो लॉन्ग लास्टिंग कितना है, मतलब कि कितनी देर चलता है? जो आप नेल एक्सटेंशंस हैं वो तो 3 से 6 माह चलते हैं, बट आप मंथली वो ग्रो करते हैं तो आप रिफिल करा, जैसे आप रूट टचिंग हाँ, करते हैं हाँ, बालों हाँ, के कलर की। हाँ। और जो जेल पॉलिश है एटलीस्ट 15 से 2 हफ्ते के लिए आप इजीली अच्छा। चलती है। बल्कि जब तक हम मशीन से इसको रिमूव नहीं करें तो वो उतरती नहीं है। बट इसका फायदा ये भी है कि लाइट कलर है और आपने 2 दिन कोई ब्लैक रेड कलर लगाना है तो लगाया तो नीचे उतारेंगे ये नहीं उतरेगा। अच्छा, मतलब ऊपर आप कोई और नेल कलर लगा अप्लाई सकते कर हैं, सकते हैं, yes, लेकिन yes. नीचे उसका बेस वही रहेगा जो आप लोगों ने जो कराया। आपने कलर जेल में लगा लिया वो वही रहेगा। वाह, वाह। तो अब ये कि जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना वो शॉर्ट टाइम, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और सुपर ग्लॉस, जो हम इंटरनेट पे तस्वीरें और पिक्चर्स देखते हैं, हमारे पास रेफरेंसेस लेके हाँ, आते हैं हाँ, लोग, तो उनकी जो हाई ग्लॉस फिनिश आ रही होती है वो जेल पॉलिश से आ रही होती है। और अब हमने उसको एयर कलरिंग में। अच्छा, कलर्स में भी मुझे बताइए, क्योंकि ये विंटर्स हैं तो नेल पेंट में अगर एयर कलरिंग करवाने आते हैं, जेल नेल्स करवाने आते हैं, तो उसमें क्या रिकमेंड करते हैं आप लोग? या वही कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट आते हैं, कहते हैं जी नहीं अभी भी हमें रेड लगवाना है, अभी भी हमें पिंक में जाना है, अभी भी हमें फ्रेंच में जाना है, या थोड़ा उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है, न्यूड्स में जाने की? कलर का ये है कि जो जिस तरह जिसका जोड़ा है या कोई अच्छा। लहंगा है या कोई नॉर्मल, अब जिस तरह आई ऑलवेज कीप या ओम्ब्रे जो मैं आपको हाँ, शुरू हाँ, में हाँ, शो के बताया, या मैं रेड कलर रखती हूँ, अब वो मेरी चॉइस है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो आज तक इतने सा मुझे 18 इयर्स हो गए रनिंग द इंडस्ट्री इस नेल्स की, कलर नहीं कभी कोई फिक्स हुआ, ना अच्छा। कभी सीजन का ना कभी उस तरह। लेकिन ये है कि बस विंटर में जरा डार्क कलर्स हो जाते अच्छा। हैं, अगर रेड भी है तो उसका भी डार्क मेरून रेड, और अगर आप समर में आ जाते हो तो जरा नियॉन, इस साल जरा नियॉन जरा Neon ज्यादा भी चले गए, थे। हाँ। हाँ, तो बस ये कि जो क्लाइंट्स की चॉइस हो, बस कलर। अच्छा, क्लाइंट्स ही कहते हैं कि एक्सपेंसिव बहुत है ये नेल आर्ट, और जाके करवाना, फिर एक्रेलिक्स करवाना, फिर ये लॉन्ग लास्टिंग तो है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत है, इसकी क्या वजह है? इसकी देखिए हमारे पास तो वजह ये है कि एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेड पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली अभी नेल इंडस्ट्री, क्या आपको ना प्रोडक्शन में कोई फैक्ट्रीज नहीं है जो हाँ इसका जी, काम true, चीज़ें बना रही हूँ। सिंस डॉलर्स में इंपोर्ट हो रहा है तो वी हैव टू मेंटेन अ कॉस्ट। फिर आपके सामने जो बिजली रेज हो गई थी और ऑल एक्सपेंसेस, तो वो देखिए एवरेज रेट इज़ 5 to 6,000। आई थिंक इट्स नॉट मच फॉर, आप जिस तरह यू वर्किंग, बहुत सारी खवातीन अब काम कर रही हैं, तो ये है कि एटलीस्ट फॉर 1 month आप एक दफ़ा स्पेंड कर रहे हो, और आपके हाथ ही तो सबसे ज़्यादा आपकी नजर आते हैं, हाइजीन को और हाँ, आपको exactly. आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। अच्छा, दूसरा जिन्होंने नहीं लगवाने हैं, नेल्स नहीं लगवाने, एक्सटेंशंस नहीं लगवाने, अपने नेल्स पे वो क्या करवा सकते हैं? Everything. जिनके अपने नेल्स हैं जो जो लॉन्ग air- लास्टिंग रहे। एयर कलरिंग, जेल पॉलिश, एनी काइंड ऑफ नेल आर्ट, सब कुछ अच्छा। करा सकते हैं। लेकिन नेल बेड आपका जब नेचुरल होता है तो उसमें ज़रा हमारा हर इंडिविजुअल का ना एक क्यूटिकल ऑयल निकलता है, जिसकी अच्छा। वजह से फिर आप जब कलर लगाते हो अक्सर चिप कर जाता है, या हाँ। लास्टिंग इतनी नहीं रहती नेचुरल नेल के ऊपर। उसकी वजह ये है, सम पीपल हैव सॉफ्ट नेल्स, किसी के हार्ड बहुत होते हैं, तो जब आप एक्रिलिक की कोटिंग करा लेते हो तो ज़रा लास्टिंग ज़्यादा हो जाती है। तो आप नेचुरल किसी के ग्रो करते हैं तो अक्सर क्लाइंट्स जेल एक्सटेंशन नहीं लगाते, एक्रिलिक जेल की कोटिंग कर लेते हैं अपने नेल्स के ऊपर। अच्छा, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहती है फिर? लास्ट लॉन्गर, हाँ जी। तो अब क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है ना, दे जस्ट वांट अच्छा, कि वो एक बार दफा बार वो जाएं, बार बार जाएं, और घर में भी इतना टाइम नहीं होता कि बार बार फॉइलर लेके पकड़ें और शेप बनाएं और सारी चीजें करें। हमारी जो क्लाइंट्स आती हैं मोस्टली उनके हस्बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती अच्छा, है, वाह, और वो वाह, वाह। पूछ के आई होती हैं कि जी ये कलर लगाना है, ये नहीं लगाना। मतलब लड़कों को भी इतनी अवेयरनेस हो गई है। हाँ, तो आई थिंक इट्स क्यूट एंड इट्स हस्बैंड वाइफ बॉन्ड आल्सो, कि वो बता रहे हैं या वाइफ पूछ के आती हैं कि नहीं मैं आज ये करा लूँ ऐसा। और अक्सर मर्दों को जो वाइट फ्रेंच मैनिक्योर होता है ज़्यादा चॉइस ये आती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं वाइट और फ्रेंच मैनिक्योर क्लासिक सा कराना है, कोई कलर ना लगवाना। तो वो स्पेशली आके ना, अगर आप, आई वुड कॉल इट ट्रेंडिंग, बिकॉज
अगर कोई अपने हस्बैंड से पूछ रहा है तो वो यही कह रहे हैं जी फ्रेंच करा के आना। सिंपल बात है। क्लाइंट्स या कस्टमर्स ये शिकायत करते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जनाब हम जब लगवाने जाते हैं, वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं एक्सटेंशंस या जब हम एक्रेलिक नेल्स लगवाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें उतरवाते हैं तो वो शायद कोई ड्रिल किया जाता है या आई डोंट नो क्या किया जाता है, वो अनीशा ये मैं बताएगी, उसकी वजह से हमारे जो नेल्स हैं या उनके जो ऊपर वाली लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और क्रैक करते हैं, हमारे नेल्स वीक हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से अनीशा आप ही बता सकती हैं क्या है ये इसका। इस सवाल के लिए तो मैं एक्साइटेड होती हूँ बताने के लिए। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी सर्विस, एक अगर आप इस सबसे पहले सवाल का जवाब ये है कि ऐसा कोई डैमेज नहीं होता अनलेस आप एक ट्रेंड बंदे से कराएं और प्रोफेशनल जगह से नेल्स रिमूव कराएं। अच्छा, सो प्लीज़ अगर आपके नेल्स लगे हैं, आप कोई नेल बाइटिंग और ये करके उतारने की कोशिश, मतलब कुश्ती ना करें इनके साथ। प्लीज़ कम बैक टू अस, पे सम चार्जेस और इसको आप आराम से उतार लें। फिर उसके बाद सिर्फ 24 आवर्स या कुछ घंटे के लिए ना आपके नेल्स थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि इतने टाइम से आपका एक नेल लगा हुआ है, और आफ्टर अ डे दे विल बी बैक टू नॉर्मल। बट इफ दे आर नॉट रिमूव्ड प्रोफेशनली यू विल हैव अ डैमेज। अच्छा, ठीक है, तो ये मैं प्रिसाइसली बताती हूँ। और प्लीज़ आजकल तो स्पेशली लास्ट 1.5 साल में बहुत सारी जगहें खुल रही हैं, मतलब आई वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च दिस इन पाकिस्तान। और उसके बाद देखा देखी होता है, इधर उधर स्टाफ ले जाओ, खोल लो, ठीक है, बट यू नीड टू मेक श्योर, लाइक आई एम फुली ट्रेन नेल टेक्नीशियन, आई ट्रेन द स्टाफ एंड आई मेक श्योर कि जो आपकी इस मतलब जो लड़कियां भी काम करें, इनकी 1-1 साल की ट्रेनिंग होती है पीछे, एंड देन दे आर अलाउड टू सिट ऑन द क्लाइंट्स। मूविंग का आई टोटली डिसअलाउ कि आप घर पे मत करें, घर पे ना, गो टू अ प्रोफेशनल प्लेस एंड डू इट। एंड जब नेल्स कराएं तो भी प्रोफेशनल जगह से कराएं, मेक श्योर कि जो लड़की कर रही हो हाईली ट्रेंड हो, एंड यू नो उसकी वजह यह है कि अगर ट्रेन नहीं होगी तो ओवर ग्राइंडिंग कर देगी। ये क्या पता चल सकता है उसकी टेक्निक से, जो लड़की हमें कर रही है, कि वो क्या टेक्निक यूज कर रही है, और उसे हमें फौरन से पता चल जाए कि ये ना प्रोफेशनल नहीं है? देखिए, जो रेगुलर क्लाइंट्स होते हैं ना, और जो वर्ल्ड वाइड बाहर से भी करा रहे होते हैं, उनको लड़की की नेल पॉलिश उठाने से पता चल जाता है शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग। अच्छा, फाइलर करने से, फाइलिंग से, मतलब छोटे छोटे, अब मुझे 18 साल हो गए, आई ऑलवेज हैव माई नेल्स डन। अब मैं कहीं अगर दुनिया में कहीं जाऊं तो मुझे उसी स्पॉट पता चल जाता है आइदर शी इज अंडर ट्रेन, नॉट ट्रेन। जो फुली ट्रेंड होगा वो टू द पॉइंट आपका ठक 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 वेरी क्विक अपना काम कर लेगा। अच्छा, बल्कि क्लाइंट्स अगर कुछ ज्यादा बोलें और डिस्टर्ब करें तो वो करने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हाथ हिला रहे हैं या कुछ ऐसे, या फोन यूज हो रहा है, तो ये इससे पता चल जाता है। जैसे अगर आप हेयर कराते हो, फेशियल कराते हो, या कोई और सर्विसेज देते हो, आपको उनकी हाथ की पहली मूवमेंट से पता चल जाता है शी डजंट नो द वर्क। मतलब कि अगर जैसे मेरे जैसा बंदा पहली दफा जा रहा है तो वो इन छोटी छोटी टेक्निक से जो है ना वो जान सकता है कि ये पहली दफा है इसका। आप देखिए, नेल फाइलर पकड़ने से भी आपको एकदम, अब जो बंदा प्रोफेशनल है उसका फाइल नहीं हिलेगा अपनी जगह से, जो अनट्रेन्ड होगा उसका बार बार इधर उधर लग रहा होगा, स्किन पे लग रहा होगा, समथिंग उसका आपको पता चल जाएगा। सही है, तो इसलिए प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, ताकि इस तरह के जो मिथ्स हैं, एक तो मिथ्स भी बन जाती हैं, खुद भी लोग फिर इस तरह की बातें करते हैं, खुद अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाते हैं, फिर प्रोफेशनल लोगों के ऊपर उसका सारा जो बर्डन है ना वो डाल दिया जाता है। एक डिजाइनर्स कपड़े सीते हैं, आप फील कर सकते हो कि दिस इज परफेक्टली स्टिच्ड, बिल्कुल ऐसे ही, और एक आम बंदा जो दर्जन होगी आपकी गली की। सो देयर इज आपका एस्थेटिक्स का काम है, तो गो टू द राइट प्लेस। इफ यू हैव नेल्स का वर्क, गो टू अ राइट नेल प्लेस। लाइक हमारा मेन फोर्टे ही है, वी नॉट मेकअप पीपल, सो दो वी डू इट, बट हम ज्यादा प्रोफेशनल्स इन नेल्स हैं, राइट? तो मेकअप के लिए लोग मेकअप वाले जो बड़े नाम है या जिनके हैं उनके पास ही जाएंगे ना। So when you're choosing your nail work, so choose the place right. ये हम लोग अपने सोशल मीडिया में भी बहुत करते हैं, choose the place wisely. कि आपने जिस तरह आप मेकअप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना, कि हमने अच्छे लोगों के पास जाना है, इसलिए प्रोफेशनली ये चीज़ों को देखें कि आप लोगों ने अपने नेल्स के लिए, क्योंकि ये भी बड़े सेंसिटिव हैं, अगर इसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लगने शुरू हो जाती है, अगर इसके आप अच्छे तरीके से टेक केयर नहीं करते या अच्छे तरीके से एक्सटेंशंस नहीं लगी हुई होती हैं, तो इसका भी आप लोगों ने
खास करके ख्याल रखना है। अनीशा हमारे साथ मौजूद थी, नेल्स एक्सपर्ट हैं। अनीशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और इतनी अच्छी हमारी जो है ना वो कॉन्वर्जेसन रही है। आज आपको पता चल गया होगा कि जनाब हमने नेल्स एक्सटेंशन किस तरह करानी है, किससे करवानी है, और इसके क्या क्या हमारे लिए फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको बहुत ही अंडररेटेड लिया जाता है। समझा जाता है कि जनाब अगर इनको नहीं भी खाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट अगर आप उनको खाएंगे तो यकीन जाने कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है और खाने के हमारे तौर एतवार भी बदल जाते हैं। फल और सब्जियां भी बदलती रुत की तरह नहीं आ जाती हैं, और बहुत से ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनके हमारी सेहत पर इंतहाई मुस्बत असरात होते हैं। उसी में एक शकरकंदी है। मार्केट में बआसानी और बड़े ही कह लें कि सस्ती जो है ना वो शकरकंदी हमें मिलती है, जिसमें विटामिन ए की मिकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और इसके अज्जा में एक बीटा कैरोटीनिन की एक वाफिर मिकदार पाई जाती है, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर विटामिन ए में चेंज हो जाती है, और यही विटामिन ए आंखों की बनाई के लिए भी इंतहाई बेहतरीन समझा जाता है। दूसरा, इसमें फ़ाइबर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे निज़ाम की बेहतरी में एक अहम रोल प्ले करती है। और जब आपका मैदा ठीक काम करता है तो समझ जाएं कि आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। और खुदा ना खास्ता ब्लड शुगर के मसले का शिकार हैं आप, तो फिर इसका इस्तेमाल आपको तो ज़रूर करना चाहिए, जो ये खून से शुगर की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। तो आज हम स्वीट पोटैटो जिसे कहा जाता है या शकरकंदी जिसे कहा जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक ऐसा कह लें कि कंपोनेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं कैरोटीनॉइड, जो कि ख़ास तौर पर मर्दों को प्रोस्टेट कैंसर से महफूज रखती है। दिल की सेहत के लिए भी शकरकंदी खाना बड़ा मुफीद है, दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसको इतना अंडररेटेड क्यों समझा जाता है? आज हमने इस पर बात करनी है, इसकी अहमियत पर बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शर्मीन, ये जो इतनी अच्छी चीज़ है, मैं तो कहूँगी कि मतलब मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए इतनी अच्छी चीज़, इसको इतना अंडररेटेड, इतना निगलेक्टेड फील क्यों कराया जाता है शकरकंदी को? मतलब हमारे घरों में यूजुअली खाई जाती है, बट उस तरह नहीं खाई जाती जितना अगर हम लोगों को बताएं कि इसके इस्तेमाल का कितना फ़ायदा है। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह देखा जाए तो जिस तरह ऑरेंज है और मौसमी की बात की जाए तो मौसमी भी बिल्कुल निगलेक्ट हो रही होती है, और हम उसको ऑरेंज को जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऑरेंज से ज़्यादा जो है वो मौसमी के जो है वो ज़्यादा फ़ायदे हैं, या जिसको मीठे हम कहते हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा है। तो बिल्कुल इसी तरह स्वीट पोटैटो और पोटैटोज़ के साथ भी यही है कि जो नॉर्मल पोटैटो जो हम लोग लेते हैं उसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज हैं, इसके अंदर कैलोरीज भी कम है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और आप समझ लें कि सरप्राइजिंग और अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। जिस तरह आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि स्वीट पोटैटो के बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले इसके अंदर जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है वो सरप्राइजिंग है कि इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी और विटामिन ए इसके अंदर है, जो जिसकी वजह से आपकी जो स्किन जो है वो बहुत रिपेयरिंग रहती है, आपको एंटी एजिंग से वो जो है वो उसके लिए वो काम करती है। तो बेहतरीन जो है वो आपकी ख़वातीन की स्किन के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। जिस तरह आपने बताया कि कैंसर सेल्स, बीटा कैरोटीनॉइड इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है, तो कैंसर को ये प्रिवेंट करता है, कैंसर सेल्स की आगे जो ग्रोथ है उसको होने से जो है इसको ये बचाता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें अब ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हालांकि ये तो अमेरिकन्स का जो है वो वहाँ से इन्होंने जो करवाया था, और ये वापस जो आया था एशिया में, जो 1741 में आया था ये इधर। तो इसमें देखा ये जाता है कि तब से लाके अब तक यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी जो हैं हम लोग वो थोड़े से कम खाते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो इंडोनेशिया है या युगांडा है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है। वहाँ पे तो पोटैटो नहीं खाया जाता, स्वीट पोटैटो खाया जाता है ज़्यादा। उनके तो स्ट्रीट फूड में भी जो है वो स्वीट पोटैटो, इवन दो कि वहाँ पे आप जाके
फ्राइज मांगेंगे ना, हमारे यहाँ पे होता है अमूमन हम फ्राइज मांगते हैं तो वो आलू के बने हुए फ्राइज आते हैं, वहाँ पे आप फ्राइज मांगेंगे तो आपको स्वीट पोटैटो के मतलब कि शकरकंदी के फ्राइज आपको बने हुए मिलेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, शकरकंदी दो तरह की होती है, एक होती है फेम और एक होती है थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। अच्छा। जो हार्ड वाली होती है वो आप समझ लें कि आपके डिजर्ट्स वगैरह बनाने के काम आ जाती है। और वो थोड़ी सी समझ लें कि आप उसके अंदर उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं, पोटैटोज बना सकते हैं। जो मॉइस्ट वाली है उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें कि स्वीट वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो आप उसको ज़्यादा इस तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा। 2-3 कलर की आती है, ये एक पर्पल कलर की भी होती है, वाइट में भी होती है और येलो की भी होती है। हमारे यहाँ पे तो वाइट ही ज़्यादा पाई जाती है, येलो टाइप थोड़ी सी होती है, लेकिन उसके उसी के ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि उसके अंदर इसका जो येलो कलर है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो है वो गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीनाइड है, जो कि इसके अंदर इसकी आप समझ लें कि मेन चीज़ जो है वो इसके अंदर यही है कि विटामिन सी है इसके अंदर और विटामिन ए और साथ में बीटा कैरोटीनाइड है। इसके साथ B6 इसके अंदर बहुत अच्छा है, जो आपकी कैरेटिन जो इसको आप कहते हैं कि आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो इसको हम यैम कहते हैं, इसका निक नेम आप समझ लें कि इसको जो है वो यैम कहा गया है। इसको सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए कि लाइक आप समझ लें कि दूसरे पोटैटो से इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम स्वीट पोटैटो रख दिया गया। और इसमें देखा जाए तो आप समझ लें कि जो आईसाइड है, आईसाइट के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें विटामिन ए है इसलिए ये हमारी आंखों के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि इसको खाना कैसे चाहिए, हर चीज़ का एक खाने का तरीका अप्रोप्रिएट तरीका मेरे ख्याल से होना चाहिए। अमूमन हम इसे बॉयल करके खाते हैं, क्या इसको किसी और तरीके से भी खाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसको हमें खाना किस तरह से चाहिए। इसको देखें, हर चीज़ को एक मॉडरेशन में लेना चाहिए। अगर आप इसमें बात करें तो इसकी 100 ग्राम्स में जो है वो आपको 86 कैलोरीज मिलती हैं। 100 ग्राम्स में आपको बिल्कुल 86 कैलोरीज अगर आपको मिल रही हैं तो आप देखेंगे 20 ग्राम्स जो इसके अंदर है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिल रहे हैं। अब वो हजरात जो डायबिटिक हैं, जो जिनको शुगर के वो पेशेंट्स हैं, उनके लिए बेहतर है कि आप इसको बॉयल करके खाएं, क्योंकि जब आप इसको बॉयल करते हैं तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसके अंदर काफ़ी हद तक लो हो जाता है। तो ये इस तरह से अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं बॉयल करके तो ये बहुत अच्छा है वेट लॉस वाले लोगों के लिए, और बहुत अच्छा है जो डायबिटिक पेशेंट्स और जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं। अच्छा, गेन के लिए भी अच्छा है? गेन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वेट गेन के लिए इस तरह से अच्छा है कि आप इसको भून के खा लें, जिस तरह हम इसको कहते हैं कि आप इसको बिल्कुल बेक करके आप इसको खाएं। जब आप इसको बेक करते हैं तो इसके अंदर जो स्टार्च की जो अमाउंट होती है, ये फाइबर की जो अमाउंट होती है वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। जब आप इसको बॉयल करते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा लो हो जाता है। इसीलिए जब आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट टाइम होता है वेट लॉस के लिए, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम ये होता है कि आप इसको फूड के साथ इनटेक करें। फॉर एग्जांपल, आप इसको अपने लंच टाइम में जब आप सैलड ले रहे हैं तो इसको प्रॉपर एक मील बना के लें। जिस तरह हम पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो के हम कटलेट्स बना लेते हैं, पोटैटो के हम लोग फ्राइज़ बना लेते हैं, हम इसको प्रॉपर एक मील कंसिडर करते हैं। तो जो लोग डायबिटिक हैं या जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये कि आप इसको अपनी मील में प्रॉपर इसको मील कंसिडर करें। तो इसके भी मतलब कटलेट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं? इसके भी बना सकते हैं, लेकिन फिर इसको आप फ्राई नहीं करें, क्योंकि फिर इसके अंदर बिल्कुल ये बहुत जल्दी जो है वो आप समझ लें कि ब्लैकिश टाइप में आने लग जाता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसके गोल स्लाइसिस करके तो आप इसको फाइबर के साथ इंटेक करें, जिस तरह लेटेस आइसबर्ग हो गया, आप जो सैलड का बाउल बना रहे हैं उसके साथ आप इसको कंज्यूम करें। फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ों जिन चीज़ों के अंदर फाइबर का ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा होता है वो आपको रात को कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आपको ये जो है वो काफ़ी देर तक आप देखें आपके पेट में रहेगा, खाना डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा, आपने कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म आप समझ लें कि आपको फिर कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस जहाँ ख़त्म होनी थी वहाँ आपको ज़्यादा हो जाती है कॉन्स्टिपेशन। वाह जी वाह। बिल्कुल। और इसको तो एंटी कैंसरस भी कहा जाता है, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बात की थी। तो उसके लिए फिर हम जो जिनको खुदा ना खास्ता कैंसर डायग्नोज हो चुका है वो लोग भी खा सकते हैं, या उसकी प्रिवेंशन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल को ये आगे बढ़ने से बचाता है ना, मतलब कि जो आपके कैंसर सेल्स ने आगे जो रिप्रोडक्शन करनी है या जो आगे प्रोड्यूस होने हैं उनको जो है वो काफ़ी हद तक इसको जो है वो कम कर लेते हैं। तो बच्चों को भी दे सकते हैं, और बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका खाना। बच्चे बड़े नखरे करते हैं इस तरह की चीज़ें खास तौर पर खाते हुए। जिस तरह पहले आपने बात की थी कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ग्राम्स जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल मोर देन इनफ है। क्योंकि देखें इसके अंदर आप समझ लें कि बहुत से लोग अब ये समझते हैं कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे वेट गेन भी होता है। देखिए, जब आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं और 20 ग्राम्स कार्ब्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान की जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है वो 40 ग्राम्स होती है,
40 ग्राम्स में से 20 ग्राम्स तो आपने सिर्फ शक्करकंदी से ले लिया, तो फिर आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा उनको खिलाने लग जाते हैं तो फिर वो उनके लिए भी जो है वो वेट गेन के लिए वेट गेन उनका जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो जब आप देखते हैं कि इसके अंदर कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, गो के हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि स्वीट जो पोटैटो है इसके अंदर 0% जो फैट है, फैट तो चलें ठीक है नहीं है, शुगर भी आप समझ लें कि नहीं है, लेकिन जब ये कार्ब्स ही आपको बहुत ज़्यादा आप लेना शुरू कर देते हैं तो फिर आपका जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जिन्होंने वेट लूज करना है, ख़त्म करना है, अपना वेट ख़त्म करना है, तो उनको वो फिर कहते हैं कि हम इसके ऊपर डिपेंड हो जाएं, हम फिर सुबह दोपहर शाम जो है ना फिर हम वही चीज़ खाएं, एक ही कॉम्पोनेंट खाएं जिसकी वजह से हमारा वेट कम हो जाए। तो क्या ये करना चाहिए हमें कि वो खाना तो खाते ही नहीं है ना, बाकी एक ही कॉम्पोनेंट पे फिर इन्हिसार करते, तो क्या ये करना चाहिए या डेली रूटीन में इसको खाना चाहिए? देखिए, हर चीज़ एक मॉडरेशन में रह के खानी चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इसका लिमिट से ज़्यादा इसका इंटेक करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, 20% तो आपने यहाँ से ले लिया, बाकी का जो 20% आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो तो आपने कहीं ना कहीं से खानी ही खानी है। अब बिल्कुल इंसान सोचे कि मैं बिल्कुल ही जो है वो इसको लो फॉर्मेट डाइट भी कहते हैं कि देखें आप सिर्फ एप्पल डाइट करना शुरू कर दिया है या आपने सिर्फ जो है वो सूप के ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है। वैसे भी सूप सीजन आ गया, लोगों ने सूप ही पीना है। एग्जैक्टली, ये एजिंग की तरफ बहुत जल्दी बंदा चला जाता है अगर आप खाली एक ही चीज़ खाते रहते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट थी, उनकी एज थी 70 और वो तकरीबन आप समझ लें कि वो लग रही थी कि वो 101 ईयर मतलब कि 100 क्रॉस वो लग रही थी। तो वो जब पता लगा कि उनको लॉन्ग टर्म जब डायबिटीज़ उनको हुआ, ब्लड प्रेशर उनको हुआ, तो उन्होंने हर चीज़ जो है वो अपनी बॉडी से रिस्ट्रिक्ट कर दी, सिर्फ फाइबर इंटेक किया। अब इसके अंदर भी फाइबर है, तो आप जो है वो सिर्फ शक्करकंदी के ऊपर ही गुजारेंगे तो आप एजिंग की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इसका ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको ज़्यादा आप इसको इंटेक ना करें। मतलब ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुँचा सकता है, तो इसलिए हर चीज़ का इत्तेदाल में रह के बैलेंस रह के इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आई। स्वीट पोटैटो के हवाले से हमने स्वीट बातें की हैं कि ये क्यों स्वीट पोटैटो इसको कहते हैं और इसका इनटेक कैसा हमें करना चाहिए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।